we are going to see the concept of functional dependency. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट. अगर एक एट्रीब्यूट डिपेंडेंट फंक्शनली डिटरमिन करता है दूसरा एट्रीब्यूट तो हम इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी. जैसे अगर CNIC है आपका, CNIC अगर आपका पता हो तो इसका मतलब आपका नाम निकाला जा सकता है, आपका फादर नेम निकाला जा सकता है, आपका एड्रेस निकाला जा सकता है. तो इसका मतलब है कि CNIC डिटरमिन करता है बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स जो आपके CNIC पर होते हैं. So it is a kind of this concept. For any relation R, attribute B is functionally dependent on attribute A if every valid instance of A, that value of A uniquely determines the B. Functional dependency of B on A is represented by an arrow. तो इसको represent करने का तरीका होता है इस तरीके से. For example, A determines B. A determines B. अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो आप कहेंगे A determines B. अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो आप कहेंगे B is dependent on it. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि A से B निकाल सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं A determines B. B डिपेंडेंट है इस पे तो B is dependent on A. अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल नजर आ रही है एम्प्लॉय आईडी है और कोर्स टाइटल है और यहाँ पे डेट कंप्लीटेड 3 कॉलम नजर आ रहे हैं आपके. तो फॉर एग्जांपल कंसीडर रिलेशन एम्प्लॉय कोर्स. इसमें क्या है कि एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और कोर्स कंप्लीटेड है. वी रिप्रेजेंट द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दिस रिलेशन एज दिस: एम्प्लॉय आईडी कॉमा कोर्स टाइटल डिटरमिन्स डेट कंप्लीटेड. यानी कि हम क्या ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी से हम डेट कंप्लीटेड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. और सिर्फ कोर्स टाइटल से भी डेट कंप्लीटेड नहीं निकाल सकते हम जब तक ये पूरा ग्रुप नहीं होगा हमारे पास एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल. उस वक्त तक हम ये नहीं निकाल सकते कि उस एम्प्लॉय ने वो कोर्स कब कंप्लीट किया था. तो ये जो कोर्स डेट कंप्लीटेड है ये दोनों पे डिपेंडेंट है एक ही वक्त में, एम्प्लॉय आईडी पर भी और कोर्स टाइटल पर भी. सो वी से दैट एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल डिटरमिन्स डेट कंप्लीटेड, या रिवर्स में हम कह सकते हैं डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय और आईडी एंड कोर्स टाइटल. सो दिस हाउ वी आर गोइंग टू read it. The functional dependency in this statement implies that date a course is completed is determined by the identity of employee and title of the course. अब एग्जांपल देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी की. ये कुछ एग्जांपल नजर आ रही हैं आपको. CNIC determines name, address, birth date. Vehicle identification number determines make, model, color of a car. ISBN of a book determines title, author name, publisher of a course. तो इस तरीके से हम नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं और ये एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का. डिटर्मिनेंट इसके अंदर अगर एग्जांपल में देखेंगे तो डिटर्मिनेंट इज द एट्रीब्यूट ऑफ लेफ्ट साइड. यानी कि ये जो लेफ्ट साइड पे CNIC, VIN, ISBN है, इनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. तो ISBN, VIN, ISBN, these are called determinants. अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कैंडिडेट की का. अभी तक हमने प्राइमरी की देखी थी, हमने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट. एक ये भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. कई दफा इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि जी कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है किसी को पता? ठीक है. अब कैंडिडेट की ये होता है, कई दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरीज कीज बनाई जा सकती हैं. एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी, यानी कि हर प्राइमरी की क्या करती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है पूरी रो को. हो सकता है एक से ज्यादा कीज भी हों कई दफा,
जो कि पूरी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में CNIC लिखा हुआ है और उसके बाद स्टूडेंट का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और बाकी आगे कॉलम में बहुत सारे। आपको पता है कि CNIC भी यूनिक होता है और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है। तो हम CNIC से भी सारे कॉलम निकाल सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सारे कॉलम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम फिर ये कहेंगे कि जी अब हमारे पास ये दोनों कॉलम कैंडिडेट हैं फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी की। दीज आर वैलिड कैंडिडेट फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी की। तो इन दोनों का हम कहेंगे दीज बोथ आर कैंडिडेट कीज फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी की। या इसको बना लें या इसको बना लें और उसके बाद फिर हमने किसी एक को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि a candidate key may not be a primary key, but a primary key must be a candidate key। ठीक है, क्योंकि एक टेबल में एक से ज्यादा कीज ऐसी हो सकती हैं विच आर वैलिड कैंडिडेट फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइमरी की में और कैंडिडेट की में। ठीक हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन यहां पर है। इसको हम जो मैंने आपको समझा दिया इसकी आप रेलिवेंट अंग्रेजी से पढ़ लें। अब आ जाते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है रिलेशंस के अंदर, क्योंकि रिलेशंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। रिलेशंस किस तरीके से वर्टिकल बार्स बनाते हैं हम रिलेशंस को डिपिक्ट करने के लिए, या फिर हम टेक्सचुअली भी डिफाइन करते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे डिपिक्ट की जाती हैं रिलेशंस के अंदर। तो अब यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है एम्प्लॉय 1 का टेबल। इसके अंदर देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। आपको पता है कि एम्प्लॉय आईडी अगर हमें पता होगी तो हम उसका नाम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी all 3 are dependent, functionally dependent on employee ID, or we can inversely say employee ID can determine name, department name and salary। तो ये आप एरो की नोटेशन आपको नजर आ रही है। इस तरीके से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिपिक्ट करते हैं कि एरोज जिस जिसको डिटरमिन कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, उस पे हमने शो कर दिया इसको ग्राफिकली। अब यहाँ पे नीचे वाला एम्प्लॉय टेबल, ये एम्प्लॉय 1 था, एम्प्लॉय 2 टेबल देखें आप। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एम्प्लॉय, इसमें अब कॉलम ज्यादा हैं, एक कॉलम एडिशनल आ गया है डेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो डेट कंप्लीटेड जो है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पे। डेट कंप्लीटेड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो नेम, डिपार्टमेंट नेम है, ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको लॉजिकल लग रहा है ये, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? डेट कंप्लीटेड इज डिपेंडेंट ऑन ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पे डिपेंड कर रहा है डेट कंप्लीटेड, लेकिन ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे। ऐसे ही है क्यों जी? कुछ अपने आप से तो नहीं मैं बातें कर रहा। So employee ID is a candidate key and we have made this candidate key as a primary key. Here you can see this is a candidate key और उसको हमने प्राइमरी की बनाया, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसी हैं जिसके अंदर हम वही एक ही कैंडिडेट की है, इसलिए वही प्राइमरी की बनेगी। लेकिन जैसे ये सिचुएशन मैंने आपसे बताई थी, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे CNIC भी पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी पड़ा हुआ है, तो फिर वो एक यहाँ पे 2 कैंडिडेट की हो गई हैं, इनमें से कोई एक चूज करनी है प्राइमरी की हमने। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसके थ्रू हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं।
ये आपको एक फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिचुएशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो आपको बुलाते हैं कि जी हमारे लिए डेटाबेस एप्लीकेशन आप बनाएं। आप उनके जो है फाइनेंस ऑफिस में चले जाते हैं, वो कहता है जी ये इस तरह के फॉर्म है, ये हम बनाते हैं बैठ के। ये जब भी इनवाइस तैयार करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर इनवाइस, वो एक आपको एक फोटोकॉपी देता है जी, ये लें जी, ये इनवाइस का सैंपल दे रहा हूं मैं आपको, इसके मुताबिक आपने ना डेटाबेस, हमारी इनवाइस की मैनेजमेंट की डेटाबेस बनानी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर? कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेफ्ट साइड पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, राइट साइड पे ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, और नीचे आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इट्स अ टिपिकल सिनेरियो। आप जब जाते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो आप उनके डिफरेंट फॉर्म जो मेंटेन कर रहे हैं उनके सैंपल ले लेते हैं आप, जहां से ये रिपोर्ट्स आपने जनरेट करनी है, यहीं से आप इनपुट फिर डिसाइड करेंगे इनपुट कैसे करनी है, हमने ये सारा काम करना होगा। तो ये इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब यहां से हम आगे चलते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसको रिफाइन कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि एक कस्टमर का कोई एक ही ऑर्डर नजर आ रहा है आपको, और एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ये चीज आपको नजर आ रही है। अब सबसे पहले टिपिकली हम ये करते हैं कि हम उसको डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए हम पहले डेटा एक्सेल शीट में बना लेते हैं, ताकि उसको फिर फर्दर हम एनालाइज कर सकें। तो ये देखें, हमने एक फॉर्म उठाया, उसको हमने एक्सेल शीट में इस तरीके से बनाया है। हमने कहा जी ऑर्डर आईडी ये है, ऑर्डर डेट ये है, कस्टमर आईडी ये है, जो ऊपर की इंफॉर्मेशन थी, कस्टमर का नाम ये है, कस्टमर का एड्रेस ये है, और फॉर्म में 3 प्रोडक्ट उसने खरीदी हैं, तो आपने ये 3 प्रोडक्ट्स और उनकी इंफॉर्मेशन डाल दी है। फिर आपने एक और सैंपल उठाया, और उसका भी इस तरीके से आपने डेटा एंटर कर दिया। ये ऑर्डर आईडी 1007 है, और ये कस्टमर भी डिफरेंट है, 6 नंबर आईडी वाला कस्टमर है, और इसने ये प्रोडक्ट ली हुई है। ठीक है, अब ये अपने एक्सेल में डेटा बना लिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगा, आपने यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रिलेशन। इट इज नॉट अ रिलेशन, ये आपने एक्सेल में एक टेबल बनाया है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। अब आपने इसको रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म करना है। इसका मतलब है कि जो गैप आ रहे हैं, गैप फिल कर देंगे तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हम इसको गैप में, ये हमने गैप्स फिल कर दिए हैं हमने, तो अब ये एक रिलेशन बन गया है। तो अगर आपको नजर आएगा कि 106 2 दफा और रिपीट कर दिया हमने, 107 को 1 दफा और रिपीट कर दिया, अब ये पूरी सिंगल रो बन गई है। इसमें आप ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, आपको कस्टमर आईडी नजर आ रही है, प्रोडक्ट आईडी नजर आ रही है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। नाउ दिस रिलेशन, इट इज अ रिलेशन एंड इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। अब जब हम एनालाइज करेंगे तो हम इसमें से डिपेंडेंसीज ढूंढेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई किए, तो उन्हें हमने मार्क किया है विद एरोज। तो हमें ये पता चलता है कि कस्टमर आईडी पे कस्टमर नेम डिपेंडेंट है और कस्टमर एड्रेस डिपेंडेंट है। तो हमने ये एरो लगा दिया यहाँ पे, कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम एज वेल एज कस्टमर एड्रेस। इसी तरह हमने देखा प्रोडक्ट आईडी भी है इसके अंदर। तो प्रोडक्ट आईडी से हमने देखा जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, ये 3 चीजें प्रोडक्ट आईडी पे, प्योरली प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से हमने ऑर्डर आईडी देखा, ऑर्डर आईडी पे जो चीज डिपेंडेंट है वो, और ऑर्डर आईडी पे क्या क्या चीजें डिपेंडेंट हैं, ऑर्डर की डेट, कस्टमर की आईडी, क्योंकि उस शीट के मुताबिक हमने जब ये डेटा फिल किया तो हमें पता चला कि ऑर्डर से हम कस्टमर निकाल सकते हैं कि किस किस कस्टमर का ये ऑर्डर है, और कस्टमर निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कस्टमर का नाम भी निकाल सकते हैं और कस्टमर का एड्रेस भी निकाल सकते हैं।
ये मतलब कि हम कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी, उसका भी कर सकते हैं हम। कस्टमर से आप ऑर्डर आईडी निकाल सकते हैं, ऑर्डर आईडी से आप ऑर्डर डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज आ गई। एक यहाँ पे एंड पे आपको चीज नजर आ रही है, ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ऑर्डर्ड क्वांटिटी के लिए आपको ऑर्डर आईडी के साथ साथ प्रोडक्ट आईडी पता होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटी ऑर्डर होगी कि इस ऑर्डर की, इस प्रोडक्ट की इतनी आइटम ऑर्डर की गई है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है ये कंपोजिट की पे डिपेंडेंट है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों पे डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर क्वांटिटी। और बाकी ऑर्डर आईडी पे आपका ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, ये सारे निकाल सकते हैं हम। और कस्टमर आईडी से हम कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस निकाल सकते हैं। तो पता चला कि ये बहुत सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें इस टेबल के अंदर नजर आ रही हैं। अगर इसी चीज को हम टेक्सचुअली भी डिपिक्ट कर सकते हैं, हम कहते हैं जी ऑर्डर आईडी से ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम निकाल सकते हैं, कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी से हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश और ये निकाल सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। और ठीक है जी। अब ये हमारी जो यहाँ पे कैंडिडेट की बनती है वो बनती है ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी से हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। कुछ चीजें ऑर्डर आईडी की वजह से निकल आएंगी, कुछ चीजें प्रोडक्ट आईडी की वजह से निकल आएंगी। तो अगर हम इसका पूरे ग्रुप को ले लें, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी का पूरे कंबाइंड कंपोजिट प्राइमरी की बना दें, तो एक एक एलिमेंट जो इस पूरी रो में होगा, जो डेटा फिल होगा, एवरीथिंग कैन बी डिटरमिन्ड। अगर हम एक ही कंपोजिट प्राइमरी की बना लें, तो हमारी जो प्राइमरी की होगी वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। अब हम आगे चलते हैं कि ये जब ये अब टेबल 1NF में है, हमने इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एनालाइज की हैं। तो अब हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर कुछ एनॉमलीज हैं। इंसर्शन एनॉमलीज क्या है कि अगर हम ऑर्डर 1007 को इफ न्यू प्रोडक्ट ऑर्डर 107 ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर डेटा मस्ट बी री एंटर्ड। ये वही मसला जो हमने पहले डिस्कस किया था। हम वी कैन रिमूव मैनी ऑफ द रिडंडेंसीज, इसमें डुप्लीकेशन सी नजर आ रही है आपको, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब इस ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और a relation is in second normal form if it is in first normal form, as well as it contains no partial function dependencies। partial dependency नहीं होनी चाहिए। partial dependency की क्या definition है? हाँ जी शहजादे, हेलो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठो आगे, ब्लू शर्ट करी जा रहा हूँ, देखी जा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन बेशर्मी के साथ लगा हुआ है। एक दो दफा देखा भी है, नजर ही बंदा समझ जाता है टीचर की यार। Partial functional dependency exists when when a non-key attribute is functionally dependent on part but not all of the primary key। ये मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं आपको। अब ये आपको नजर आ रहा है कि फुल की जो हमारी है वो है कॉम्बिनेशन ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का। फुल की जो है वो ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन है। ऑर्डर आईडी इज पार्शियल की एंड प्रोडक्ट आईडी बाय इटसेल्फ इज अ पार्शियल की। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर हमारी ये फुल की बनेगी। तो ये जो ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ये तीनों पार्शियली डिपेंडेंट है की के ऊपर, क्योंकि की तो कंबाइंड है ना, दो मिला के है, इसके एक पार्ट पे डिपेंडेंट है ये वाली। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है, दिस डिपेंडेंसी इज पार्शियल डिपेंडेंसी।
इसी तरह आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का भी नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट आईडी पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिनिश, यूनिट प्राइस, ये जो तीन है ये पार्शियली डिपेंडेंट है की पे, उसके एक पार्ट पे डिपेंडेंट है। विच पार्ट? जो पार्ट है प्रोडक्ट आईडी का। तो ये दो पार्शियल डिपेंडेंसीज है। जबकि ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है ये इसकी फुल डिपेंडेंसी है, यानी ऑर्डर आईडी और पार्शियल आईडी जो कंप्लीट की है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो हमने अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इस टेबल को लेकर आना है तो हमने क्या करना है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हम कैसे रिमूव करेंगे? रिमूविंग पार्शियल डिपेंडेंसीज, हम क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू रिलेशन फॉर ईच प्राइमरी की एट्रीब्यूट दैट इज डिटरमिन्ड इन पार्शियल डिपेंडेंसी। That attribute is a primary key in the new relation। जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसका सेपरेट वो उसको जो पार्शियल डिपेंडेंसी का पूरा ग्रुप उठाएं और सेपरेट टेबल बना दें। जहां जहां भी पार्शियल डिपेंडेंसी के ग्रुप नजर आते हैं आपको। मूव नॉन की एट्रीब्यूट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की फ्रॉम द ओल्ड रिलेशन टू द न्यू रिलेशन। तो ये देखें क्या किया हमने ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी थी, प्रोडक्ट आईडी पार्शियल डिपेंडेंसी और साथ उसके जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट से पूरे के पूरे उठा के, ये हमारा मेन टेबल है। मेन टेबल देखें छोटा सा रह गया हमारा, इसमें सिर्फ एक ऑर्डर क्वांटिटी रह गई जो फुली डिपेंडेंट थी। बाकी हमने प्रोडक्ट आईडी और उस पर जो डिपेंडेंट थी वो हमने इसमें से निकाला और यहाँ पे पूरे का पूरा सेपरेट टेबल बना दिया है। और इसी तरह ऑर्डर आईडी और उसकी जो पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले कॉलम थे उनको निकाला सेपरेटली हमने, और वो उठा के हमने एक और तीसरा टेबल बना दिया। तो इस सूरत में क्या हुआ कि हमारे कितने टेबल बन गए? एक टेबल से टोटल 3 टेबल बन गए। एक टेबल से 2 नए टेबल निकाल दिए हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले। तो और एक टेबल जो ओरिजिनल था वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि सबसे ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि इस पे ऑर्डर क्वांटिटी की फुल डिपेंडेंसी थी। अगर अब हम देखें तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश और यूनिट प्राइस है, दीज ऑल थ्री आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट आईडी, जो कि इसकी की है, इस टेबल की है। और इस तरीके से ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये सारे के सारे फुली डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी पे। सो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी नाउ आफ्टर क्रिएटिंग 3 tables और 2 additional tables। लेकिन इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं। जो एक सबसे नीचे वाला टेबल है इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज भी हैं और पार्शियल डिपेंडेंसीज तो खत्म हो गई हैं। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की क्या डेफिनेशन होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। अब ये जो दो कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है। लेकिन ये जो दो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये कस्टमर आईडी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है। तो जब एक कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट हो तो हम इसको नाम देते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब हमने अगर हम ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव कर दें तो ये जो टेबल है ये 3NF में आ जाएंगे, जिनमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी रिमूव हो गई और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव हो गई। अगर ऊपर वाला टेबल देखें तो इसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली 3NF फॉर्म में आ गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये जो सेकंड टेबल है इसके अंदर भी कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, सो इट हैज डायरेक्टली कम इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ये जो सबसे नीचे वाला रिलेशन है ये अभी इस वक्त 2NF में है क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये 3NF में नहीं है क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अब हम आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए भी हमने क्या करना है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये होती है कि 2NF में टेबल हो और देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेबल 2NF और 1F में होता ही होता है, लेकिन जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी उसकी खत्म करेंगे तो फिर ये 3NF में आएगा।
सोल्यूशन क्या होता है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए? नॉन की डिटर्मिनेंट विद ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी गो इनटू अ न्यू टेबल। तो इसका एक इस ग्रुप का भी आप एक नया टेबल बनाएंगे, लेकिन उसको लिंक करने के लिए पीछे फॉरेन की लेकर जाएंगे। नॉन की डिटर्मिनेंट बिकम्स प्राइमरी की इन द न्यू टेबल एंड स्टेज एज फॉरेन की इन द ओल्ड टेबल। अब ये देखें यहाँ पे क्या किया हमने, ये टेबल है हमारा जो ऊपर है जिसमें बेसिकली ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज हैं। तो हमने क्या किया है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये ओरिजिनल टेबल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, इन तीनों का हमने एक सेपरेट टेबल बना दिया, यहाँ पे चौथा टेबल बना दिया है। और ये जो हम कस्टमर आईडी यहाँ से निकाल के लाए हैं, यहाँ पे इसको एज अ फॉरेन की डालेंगे, जिस टेबल से निकाल के लाए हैं टेबल, ताकि ये उसके साथ लिंक हो जाए। तो प्राइमरी की इधर है, फॉरेन की इधर है, जहां से लेकर आएंगे वहां पे फॉरेन की जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपने। तो अब ये एक और प्राइमरी की बन गई हमारे पास कस्टमर आईडी के नाम से। सो दिस इज द फोर्थ टेबल जो कि बन गया है, ठीक हो गया। तो जब हम ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी हमने रिमूव की, तो नाउ दीज बोथ टेबल्स हैव, ये टेबल 2NF में था, इसमें से 2 निकाल दिए, तो हमने दोनों 3NF में आ गए। तो टोटल टेबल अब कितने बन गए हमारे पास, कितने टोटल टेबल हो गए, 4 टेबल हो गए। तो ये देखें 4 टेबल हैं ये, दिस इज वीडियो नोटेशंस। वीडियो में अगर आप बनाएंगे तो कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा आपका 4 टेबल्स का, और अगर आप बनाएंगे विजुअल पैराडाइम में तो इस किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा आपको। तो ये देखें कस्टमर का 1 to many रिलेशनशिप है, क्योंकि कस्टमर में कस्टमर आईडी आ रही है, प्राइमरी की फॉरेन की आ रही है। ऑर्डर के अंदर एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और इसी तरीके से ऑर्डर की फॉरेन की आ रही है ऑर्डर लाइन में, और प्रोडक्ट की भी फॉरेन की आ रही है आपकी ऑर्डर लाइन में। तो 1 to many रिलेशनशिप है, ऑर्डर और ऑर्डर लाइन का 1 to many रिलेशनशिप है, ऑर्डर और कस्टमर ऑर्डर का 1 to many रिलेशनशिप है। सो नाउ दिस टेबल स्ट्रक्चर और डेटाबेस इज इन फुली नॉर्मलाइज, या आप ये कह सकते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइज हो गई है। अब इस स्टेज पे है कि अब हम इसके अंदर डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो फर्दर नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारी जो डेटा बेस होती है वो 3NF तक नॉर्मलाइज कर लेना काफी हो जाता है। अगर आपने फर्दर रीडिंग करनी है तो ये जो बुक है इसमें अपेंडिक्स बी में फर्दर थोड़ी सी अगली नॉर्मल फॉर्म्स की डिस्कशन की हुई है, बट इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। सो दिस एंड्स टुडेज डिस्कशन। और अब इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो